आज के वीडियो में इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य लंबे समय से चलता आ रहा संघर्ष के बारे में कुछ बातें मैं आपसे करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इन दोनों देशों के बीच संघर्ष के प्रमुख कारण क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके संघर्ष की स्थिति वर्तमान समय तक कैसे पहुंची और वर्तमान में इन दोनों देशों के मध्य संघर्ष के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो में हम दोनों देशों के प्रति भारत के दृष्टिकोण का भी अवलोकन करेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच संघर्ष की कथा आरंभ करने से पहले हमें इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसके बाद ही हम इन दोनों देशों के बीच चलने वाले इस लंबे संघर्ष को अधिक बेहतर तरीके से समझ पाने में सक्षम हो सकेंगे। वास्तव में इजराइल अपेक्षाकृत एक छोटा भूभाग है। इजराइल के उत्तर में लेबनान नामक देश स्थित है, जबकि इसके दक्षिण में मिस्र देश स्थित है। इजराइल के पूर्वी भाग में जॉर्डन और सीरिया नामक देशों की उपस्थिति है, जबकि इजराइल के पश्चिम भाग में अत्यंत प्रसिद्ध भूमध्य सागर स्थित है। अर्थात इजराइल अपने चारों ओर से जिन देशों से घिरा हुआ है, इन्हें अरब देशों के नाम से जाना जाता है। अरब क्षेत्र में इजराइल के चारों ओर उपस्थित इन देशों के अलावा अन्य देश भी शामिल हैं। ये समस्त अरब देश इजराइल के विरुद्ध मिलकर हमला करते हैं, लेकिन इजराइल तकनीकी रूप से, सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से इतना सक्षम है, वह अकेले ही अपने चारों ओर उपस्थित इन देशों से सफलतापूर्वक निपटने में सक्षम है। यहाँ उपस्थित सभी अरब देश मिलकर फिलिस्तीन का ही साथ देते हैं और वे चाहते हैं कि यहाँ से यहूदियों को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए और इस संपूर्ण क्षेत्र को फिलिस्तीन को सौंप दिया जाए। ये सभी अरब देश इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करके सिर्फ फिलिस्तीन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं। आइए अब इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को क्रमिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का आरंभ कोई हाल फिलहाल के समय में उभरी घटना नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हो चुकी थी। वास्तव में 1897 ईस्वी में फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों का उत्पीड़न हो रहा था। यहूदियों ने अपने इस उत्पीड़न से बचने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की। इतिहास में यह आंदोलन जायोनी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जायोनी आंदोलन में यहूदियों को फिलिस्तीनी लोगों के विरुद्ध सफलता मिली और उन्होंने उस क्षेत्र में इजराइल राज्य की स्थापना की। इस संदर्भ में उसी दौरान एक विश्व जायोनी संगठन का गठन भी किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य यहूदियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके हितों का संरक्षण करना था। आगे जब पहले विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तो उस समय 1916 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य एक साइकस पिकोट नामक गुप्त समझौता हस्ताक्षर होता है। इस समझौते के तहत यह तय किया जाता है कि पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इसके बाद कालांतर में ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव जेम्स बाल्फोर की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय के तहत यहूदी मातृभूमि की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की जाती है और यहूदियों के लिए एक देश के गठन की मांग को स्वीकार किया जाता है। इस घोषणा को इतिहास में बाल्फोर घोषणा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। इस घोषणा के बाद इजराइल के लिए एक पृथक देश के गठन का आधिकारिक आधार तैयार हो जाता है। फिर आगे 1930 ईस्वी में जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना होती है। नाजी शासन द्वारा यहूदियों को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी स्थिति में यहूदी लोग इस प्रताड़ना से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भागते हैं और फिलिस्तीन में आना शुरू हो जाते हैं। इससे धीरे धीरे फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में होने वाली यहूदियों की बसावट का अरब के वासियों द्वारा तीखा विरोध किया जाता है और यहीं से यहूदी और अरबों के बीच संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। अब नजर डालते हैं दोनों पक्षों के बीच हालिया विवाद क्या है। इजराइल और फिलिस्तीन नामक दोनों देशों के मध्य वर्ष 2021 में फिर से हिंसक विवाद तब आरंभ हो गया था, जब इजराइल के सैनिकों ने पूर्वी यरूशलेम के हराम अल शरीफ नामक जगह पर स्थित अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया था। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद विश्व में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इजराइल द्वारा की गई इस घटना के विरोध में हमास नामक आतंकवादी संगठन ने गाजा पट्टी से इजराइल पर अनेक रॉकेट दागे थे। इसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर अनेक रॉकेटों के माध्यम से हमला किया।
इस दौरान हमास की ओर से किए जाने वाले रॉकेट के हमलों से अपने सुरक्षा करने के लिए इजराइल ने आयरन डोम नामक क्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली का उपयोग किया था। इसके परिणाम स्वरूप इजराइल को हमास की ओर से किए गए हवाई हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ था। दोनों देशों के बीच उपजे इस हालिया घटनाक्रम के कारण फिर से एक हिंसक विवाद देखने को मिला था और इस दौरान विभिन्न देशों ने इस संघर्ष को शांति से सुलझाने की बात कही थी। इस स्थिति में भारत ने भी कहा था कि दोनों पक्षों को हिंसा को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए और शांतिपूर्वक किसी समझौते पर पहुंचना चाहिए। इस बीच यह भी उल्लेखनीय है कि 2016 ईस्वी में यूनेस्को ने अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया था और यह कहा था कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के किसी भी धार्मिक तत्व के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए इस मस्जिद पर यहूदियों का कोई अधिकार नहीं है। अब हम फिलिस्तीन का क्या पक्ष है उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोनों पक्षों के मध्य चल रहे इस संघर्ष के बीच फिलिस्तीन यह चाहता है कि 1948 ईस्वी से पूर्व फिलिस्तीन के लोगों की जो स्थिति थी उसे फिर से बहाल करना चाहिए। उन्हें भौगोलिक स्थितियों पर फिलिस्तीन के शरणार्थियों को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों पक्षों के मध्य वर्षों से चले आ रहे इस संघर्ष की स्थिति में फिलिस्तीन यह चाहता है कि 1867 ईस्वी से पहले की ही भौगोलिक स्थिति को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। लंबे समय से संघर्ष कर रहे फिलिस्तीन की चाहत यह है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन को दे दिया जाना चाहिए और वहां पर फिलिस्तीन के स्वायत्त शासन को स्वीकार किया जाना चाहिए। यरूशलेम के विषय में फिलिस्तीन का मत है यरूशलेम को पश्चिमी और पूर्वी दो हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए। इनमें से पश्चिमी हिस्से पर बेशक इजराइल का अधिकार सुनिश्चित कर दिया जाए, लेकिन यरूशलेम के संपूर्ण पूर्वी हिस्से को फिलिस्तीन को दे दिया जाना चाहिए और इसे फिलिस्तीन देश की राजधानी स्वीकार किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं इजराइल के पक्ष में। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे इस भीषण संघर्ष के बीच इजराइल की यह चाहत है कि पूरे के पूरे यरूशलेम पर केवल इजराइल का ही आधिपत्य स्वीकार किया जाना चाहिए और इजराइल पर इसे संपूर्ण संप्रभुता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा इजराइल की यह भी चाहत है कि वैश्विक स्तर पर इजराइल को एक यहूदी देश के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और संपूर्ण यरूशलेम को इजराइल राज्य की राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इजराइल देश यरूशलेम से अपने किसी भी दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन इजराइल के राष्ट्रवादी लोग यरूशलेम को जल्दी से जल्दी इजराइल की मुख्य राजधानी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यरूशलेम विशेष रूप से पूर्वी यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष के प्रमुख कारणों में यह धार्मिक कारण भी उत्तरदायी है। अब चर्चा कर लेते हैं कि इस संघर्ष के परिणाम क्या है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य लंबे समय से चले आ रहे इस हिंसक संघर्ष के अनेक गंभीर परिणाम सिद्ध हुए हैं। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप पश्चिम एशिया की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हुई है, जिससे वहां के आम जन जीवन को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष के कारण पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में हिंसक गतिविधियां अत्यधिक बढ़ गई हैं तथा अनेक आतंकवादी संगठनों का निर्माण हुआ है। इससे न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा मिला है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भय का माहौल भी उत्पन्न हुआ है। इस दीर्घकालिक हिंसक संघर्ष के परिणाम स्वरूप पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में शरणार्थियों का संकट भी उत्पन्न हुआ है। इस शरणार्थी संकट से ये दोनों देश ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य देश भी दुष्प्रभावित हुए हैं। यह संघर्ष न केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन को इंगित करता है, बल्कि यह बेरोजगारी, सामाजिक अस्थिरता इत्यादि को भी बढ़ावा देता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दोनों पक्षों के मध्य चल रहे इस हिंसक संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर गुटबाजी देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर कुछ देश इजराइल का पक्ष ले रहे हैं तो कुछ देश फिलिस्तीन का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश अभी तक इस समस्या के प्रभावी समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा। दोनों देशों के संघर्ष के बीच विभिन्न देशों के दृष्टिकोण क्या हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य चल रहे इस दीर्घकालिक संघर्ष के विषय में यदि विभिन्न देशों के दृष्टिकोण की पड़ताल करें तो इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इजराइल का पक्ष लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है और अपनी आत्मरक्षा करने के दौरान यदि वह किसी दूसरे देश पर सैनिक कार्रवाई करता है तो इसे किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य इस घनिष्ठता के पीछे की मुख्य वजह यह है कि एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदियों की आबादी इजराइल में उपस्थित यहूदियों की आबादी से कहीं अधिक है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र में यहूदियों का बहुमूल्य योगदान है। इसी कारण संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से इजराइल के साथ खड़ा रहा है। इन दोनों देशों के मध्य संघर्ष के मद्देनजर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने खुलकर
फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। उन्होंने फिलिस्तीन के दावे को मूर्त रूप देने पर बल दिया है। इसके अलावा विभिन्न अरब देशों ने तथा मुसलमानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी फिलिस्तीन के दावे को ही सही माना है और उसे लागू कराने के लिए वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रयास किया। इस संघर्ष के मद्देनजर भारत की क्या स्थिति है, एक नजर में वो भी समझ लेते हैं। इस संघर्ष के दौरान भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का सहयोग किया है। जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इस संघर्ष से संबंधित विवाद उठा है तो भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 1992 ईस्वी से पहले भारत के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं थे। 1992 ईस्वी में पहली बार भारत ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष पर भारत ने हमेशा यह मत व्यक्त किया है कि दोनों देशों को हिंसा का परित्याग करना चाहिए और शांतिपूर्ण वार्ता के साथ आपस में इस समस्या का समाधान करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। दोनों देशों को हिंसा की ओर कदम नहीं बढ़ाने चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में यदि आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है तो यह संपूर्ण मानवता के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। वर्तमान में भारत और इजराइल विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग कर रहे हैं। भारत अब इजराइल से व्यापक मात्रा में सैन्य साजो सामान खरीद रहा है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए अभी जो उन्नत तकनीक इस्तेमाल कर रहा है उसमें भी इजराइल ने भारत को अत्यधिक सहायता प्रदान की है। इसके अलावा भारत और इजराइल कृषि के क्षेत्र में भी एक दूसरे का व्यापक सहयोग कर रहे हैं। इजराइल भारत को विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकी प्रदान कर रहा है ताकि भारत न सिर्फ खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके बल्कि वह खाद्यान्न का निर्यात भी बढ़ा सके। अब तक की चर्चा में हमने इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित विवाद को विभिन्न दृष्टिकोण से समझा है। ऐसे में अभी तक किए गए विश्लेषण के आधार पर हम इस समाधान पर पहुंच सकते हैं कि यरूशलेम पर किसी एक धार्मिक पक्ष का पूर्ण दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी एक पक्ष का पूर्ण दावा स्वीकार करने की स्थिति में दूसरा पक्ष अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करेगा। यह हिंसा करने की ओर अग्रसर होगा, जो कि न सिर्फ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा होगा बल्कि यह निर्णय मानवता की दृष्टि से भी उचित नहीं होगा। इसके अलावा संघर्ष में शामिल दोनों पक्ष इजराइल और फिलिस्तीन को ओस्लो शांति समझौते में निर्धारित किए गए 2 राज्यों के समाधान के सिद्धांत को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा समाधान जो दोनों में से किसी भी एक पक्ष के साथ अन्याय करने वाला होगा वह निश्चित रूप से व्यवहारिक समाधान नहीं कहा जा सकेगा और उससे अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। ऐसे में 2 राज्यों के समाधान के सिद्धांत को स्वीकार करना इस समस्या से जुड़ी सभी पक्षों के लिए बुद्धिमत्ता का परिचय सिद्ध होगा। इन दोनों पक्षों के संघर्ष को समाप्त करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यदि समाधान की पहल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, रूस इत्यादि देशों के माध्यम से की जाएगी तो ये सभी ऐसे देश हैं जिन पर दोनों पक्षों को पूर्ण विश्वास नहीं है, जबकि भारत एक ऐसा देश है जिस पर दोनों ही पक्ष विश्वास करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत इन दोनों देशों के समाधान के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। अतः भारत को इन दोनों देशों के मध्य चल रहे इस लंबे संघर्ष को समाप्त करने के लिए आगे आना चाहिए।